हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय द आरबीआई, द डोमिनेंस ऑफ अ फॉसिल फ्यूल इन इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल एंड बाय डैश ईयर। मीन्स अभी हम जो है फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं और इसी से ही ज़्यादा काम हमारा यूज़ होता है। रिन्यूएबल एनर्जी की अभी शुरुआत ही हो रही है, राइट। तो ये हमारा एंड कब होगा, 2030 तक एंड हो जाएगा, ठीक है। एंड इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया था दैट जो रिन्यूएबल एनर्जी है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू सरपास 50% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय द ईयर 2030 और बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है बाय 2030 it is crucial to meet the global net zero emission target by mid century। मीन्स हमें जो है जो ट्रिपलिंग एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ये करनी होगी 2030 तक, तभी जाके जो हमारा ग्लोबल नेट जीरो एमिशन टारगेट है, ठीक है, दैट मीन्स कि हमें रिड्यूस करनी है ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2050 तक, ये हम अचीव कर पाएंगे। और ये कैसे होगा, जैसे अगर अभी हम जो है फॉसिल फ्यूल पे $1 खर्च कर रहे हैं तो हमें इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए लगभग $3 हमें जो है खर्च करने पड़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी पे, तभी जाके ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। क्लियर है। नाउ लास्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, आरबीआई हाईलाइटेड दैट फुली डिकार्बोनाइज्ड ग्लोबल एनर्जी सिस्टम बाय 2050 will come at an estimated cost of $215 trillion as per this report। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द मैथमेटिशियन हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज बाय द षणमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी, जो आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है, इनमें से कौन से पर्सन है जिनको ये अवार्ड आपका जो है अवार्ड दिया गया है इनको। बेसिकली ये अवार्ड सेरेमनी आपकी जो है दिसंबर में होनी है, बट इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। इनका नाम है अलेक्जेंडर डुन। ठीक है, क्या नाम है, अलेक्जेंडर डन, जो मैथमेटिशियन है आपके फ्रॉम द जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएसए। और इनकी मॉड्यूलर फॉर्म्स, हाफ इंटीग्रल वेट फॉर्म और मेटा पैलेटिक फॉर्म्स के लिए इनको जो है यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नंबर थ्योरी जो आपका दिसंबर के महीने में होगा, ठीक है, वहाँ पे ये इनको अवार्ड दिया जाएगा। क्लियर है। अब इनसे पहले 2023 में रुई जियांग जैंग, 2022 में योकिंग टैंग, विल स्वान, 2021 में इनको अवार्ड दिया गया था, 2020 में शाई एवेरा एंड 2019 में एडम हार्पर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेरविक इंग्लैंड। इन सभी को ये शास्त्रा अवार्ड जो है ये दिया गया था। फाइन। अब इस अवार्ड की बात कर लेते हैं। इसे स्टैब्लिश किया गया था 2005 में बाय दी षणमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी इन तमिलनाडु इंडिया। अब जो ये अवार्ड है इसको दो प्राइमरी पर्पसेस के लिए दिया जाता है। इसके दो पर्पस हैं बेसिकली। एक, ऑनरिंग रामानुजन लेगेसी, मीन्स ऐसे लोगों को ये अवार्ड देना जो हमारे श्रीनिवास रामानुजन जी थे, मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन, इनके जैसा जो वर्क करता है या इनके जैसा जो कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है, उनको ये अवार्ड देना, या फिर यंग टैलेंट्स को एनकरेज करने के लिए ये अवार्ड देना। ठीक है, बेसिकली अगर एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात करें तो जिनकी एज आपकी 32 होती है या इस एज से जो यंगर होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो कम उम्र में अच्छा काम करने वालों को ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है। अब प्राइज अमाउंट की यहाँ पे बात करें तो प्राइज मनी यहाँ पे $10,000 दिया जाता है और ये अवार्ड एनुअली आपको दिया जाता है। ठीक है, साल में एक बार ये अवार्ड दिया जाता है। एलिजिबिलिटी जैसे मैंने बताया आपको 32 एज या इससे यंगर कोई पर्सन है जिसने अच्छी डिस्कवरी की है, अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है मैथमेटिक्स में, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी रिसेंटली साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर 150 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल फॉर मोरोकॉन डिफेंस फोर्सेस। तो इसमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है कि ये बनाएंगे 150 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म
मोरकॉन डिफेंस फोर्सेस के लिए, तो इट इज़ योर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो डिलीवरी होगी इस आपके व्हीकल की, तो इस ये आपके 3 ईयर्स में कर दी जाएगी। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें व्हील आर्मर प्लेटफॉर्म की, तो ये जो व्हीकल है इसे DRDO और टाटा मोटर्स ने मिलके डेवलप किया है, डिज़ाइन और डेवलप किया है। और इसके कुछ वेरिएंट्स भी यहाँ पे आपको याद रखने हैं, जैसे इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल है, पैरामिलिट्री वर्जन है, WHAP 8x8 और लास्ट वर्जन है आपका टाटा केस्ट्रियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द साइंटिस्ट फ्रॉम द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी एंड इसरो, the India's lunar mission Dash has landed within a buried impact crater of a diameter 160 km and 4.4 km deep। तो इस मिशन का नाम है आपका चंद्रयान 3 मिशन, फाइन, जो अभी लैंड हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टेम्पररी मिनी मून विच विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ फ्रॉम 29 सितंबर 2024 अंटिल 25 नवंबर 2024। तो इस मिनी मून का नाम है आपका 2024 PT5। ठीक है, क्या नाम है, 2024 PT5 मून यहाँ पे है, जो जिसका साइज आपका है 10 मीटर का, या आप बोल सकते हो 33 फीट का। कौन से ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है, हॉर्सशू शिफ्ट ऑर्बिट है इसका, नॉट अ फुल ऑर्बिट। इसे नेकेड आई से हम जो है नहीं देख सकते हैं। वेरस यहाँ पे अगर लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड आपका पार्ट ऑफ अ अर्जुना एस्टेरॉयड बेल्ट विच इज 93 मिलियन माइल्स फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, और 55 दिन तक ये आपका विजिबल रहेगा और ये रिवॉल्व करेगा अर्थ के अराउंड, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 2055 में ये हमें दोबारा से देखने को मिलेगा। फाइन, अब ये डिस्कवर किसने किया है, तो नासा की एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट ऑल्टर सिस्टम जो है दैट इज एटलस, इसने इसे डिस्कवर किया था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर आंध्र प्रदेश has signed a MOU with which state for wildlife protection and forest management। तो recently आंध्र प्रदेश ने MOU साइन किया था कर्नाटका के साथ, ताकि ये एक जॉइंट टास्क फोर्स जो है स्टैब्लिश कर सके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या बोला है, इस MOU के तहत जो स्टेट्स हैं ये डिप्लॉय करेंगे एक्सपर्ट टीम फॉर एलिफेंट कैप्चर, और फिर यहाँ पे जो महौत एलिफेंट है उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी यहाँ पे कराए जाएंगे एलिफेंट कैंप्स में। नॉलेज ट्रांसफर, देन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डाइटिंग, कैप्चरिंग एंड नर्चरिंग एंड फूड, एंड वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स भी यहाँ पे कराए जाएंगे। इसके अलावा दोनों स्टेट्स की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे एक साथ हैंडल किया जाएगा, उन्हें कम करने में एक दूसरे की मदद ये करेंगे। ठीक है, जैसे आपका रेड सैंडर्स स्मगलिंग आपका किया जाता है आंध्र प्रदेश में, जैसे आपने पुष्पा मूवी में देखा था। ठीक है, लाल चंदन को वो क्या करते थे, स्मगल करते थे, राइट। ऐसे ही कर्नाटका में आपका सैंडलवुड स्मगलिंग ये सब होता है, तो इन एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे जो है हैंडल किया जाएगा, उनको भी कम किया जाएगा। फाइन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज अप्रूव्ड रीनेमिंग ऑफ द डैश एज अ जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। तो इनमें से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम अभी चेंज किया गया है, इट इज़ योर पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है आफ्टर दी जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, जो 17th सेंचुरी के हिंदू संत एंड पोएट थे आपके फ्रॉम दी महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन सितंबर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने 10 साल कंप्लीट किए हैं। द इनिशिएटिव वॉज लॉन्च ऑन 25 सितंबर 2024, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट जो है एक इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है मेक इन इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम की, तो इट इज़ योर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये आपकी जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। अब बात करेंगे मेक इन इंडिया की, तो इस इनिशिएटिव को 2014 में जो है लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली में, और यहाँ पे क्या बोला गया था, ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। फाइन, नाउ कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे इंडिया का FDI इनफ्लो जो है ये आपका जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ा है 119% फ्रॉम $304 बिलियन से ये आपका $667.4 बिलियन हो गया है। फाइन, इसके अलावा जो FDI इक्विटी इनफ्लोज है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपका इंक्रीज हुआ है 69% फ्रॉम 2014 फ्रॉम योर 2004-2014 से लेके अभी ये 2014-2024 तक बढ़ा है। फाइन, नेक्स्ट है, अगर बात करी जाए यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की, तो यहाँ पे भी 1.32 लाख करोड़ यहाँ पे
जो है इन्वेस्टमेंट की गई है एंड इट हैज़ क्रिएटेड मोर देन 8.5 लाख जॉब्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दी सिंस द इंसेप्शन, मतलब जब से इसकी शुरुआत हुई है 2020 से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है ये आपका कितना है फाइनेंशियल ईयर 2024 में 437 मिलियन यूएस डॉलर ये है। एंड इट ऑल्सो एंड साथ में ही ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये आपकी बढ़ी है फ्रॉम 57 मिलियन से ये आपके 64.4 मिलियन हो गई है इन दी 2022-2023। ठीक है, इसके अलावा कुछ की इनिशिएटिव हैं इसमें, जैसे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट जो आपका अप्रूव किया गया था 2021 में। देन नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ये आपका 2021 में सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ये प्लेटफॉर्म है, ये सिंप्लीफाई करता है इन्वेस्टर एक्सपीरियंस इंटीग्रेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम 32 मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स एंड 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फैसिलिटेटिंग रैपिड अप्रूवल। ठीक है, जल्दी से जल्दी यहाँ पे अप्रूवल मिले। देन पीएम गति शक्ति ये लॉन्च किया गया था आपका प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इसे अक्टूबर 2021 में लाया गया था विद एन एम टू अचीव आत्मनिर्भर भारत एंड 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बाय 2025। फाइन, नेक्स्ट आपके अदर इनिशिएटिव यहाँ पे आते हैं। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जैसे हो गया, जिससे 2022 में लॉन्च किया गया था विद एन एम कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और इंक्रीज करेगा एफिशिएंसी को। इसके अलावा नेक्स्ट इनिशिएटिव है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आ जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड लास्ट इज योर स्टार्टअप इंडिया। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस द 7th बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2024 टू फर्दर स्ट्रेंथन द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया था 7th BRAP 2024 जो एक्शन प्लान है। ठीक है, जिसका मेन एम क्या है कि एक बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना जो एनहांस करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी कंट्री में। ठीक है, जैसे अब ये जो इनिशिएटिव है आपका इसे 2014-15 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इनिशियली 2014-15 में लाया गया था और इस इनिशिएटिव का जो मेन लीड डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मतलब ये इसको लीड करेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। एंड इट विल इंट्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स टू एड्रेस the evolving needs of business and citizens both. Next is which ministry has organized 3rd edition of a World Food India 2024 with a theme processing for prosperity that was held from 19th to 22nd September 2024 in New Delhi, Delhi. तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने 3rd एडिशन ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का? तो इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और इसके आपके 5 मेन फोकस पिलर थे, जैसे फूड इरेडिकेशन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, मिनिमम वेस्ट, मैक्सिमम वैल्यू, sustainable packaging in food processing industries, and last is ensuring food safety for all from farm to fork. Now next आपके कुछ की पॉइंट्स है इससे रिलेटेड। जो इवेंट था इसका मेन एम क्या था? इंटीग्रेट करना इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी को फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। ठीक है, ये इसका मेन एम था। सेकेंड कि यहाँ पे पार्टनर कंट्री कौन सी थी इस इवेंट की? तो जापान इसकी पार्टनर कंट्री थी, वेयरएज फोकस कंट्रीज वर Iran and Vietnam. Next point says the event witnessed the inauguration of a food processing unit जो आपके 67 locations में हुई थी under the production linked incentive scheme for food processing industry and प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्कीम। ठीक है, और इसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट आपका था 5135 करोड़ का। वेयरएज क्रेडिट लिंक्ड सपोर्ट की अगर बात करें, इट वाज प्रोवाइडेड टू 25,000 बेनिफिशरीज फॉर द माइक्रो प्रोजेक्ट्स जिसकी वैल्यू आपकी है 2351 करोड़ की अंडर द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम एंड रुपीज 245 जो है 245 करोड़ जो है वो आपका सीड कैपिटल सैंक्शन किया गया था 70,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर्स के लिए अंडर योर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग द इवेंट जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आपके SV सिंह बघेल, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, इन्होंने लॉन्च किया था बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स स्टार्टअप्स द्वारा जो लॉन्च किए गए थे, डेवलप किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द इवेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट जो है इन्होंने 19 MOUs यहाँ पे साइन किए थे एंड
19 MOUs जो है वो यहाँ पे इन्होंने साइन किए थे, कंप्लीट किए थे विद 3 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड लॉन्च 2 प्रोडक्ट्स ऑल्सो. फाइन. Now next question है, which of the following option is correct with respect to the second edition of a Global Food Regulator Summit जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी फ्रॉम 20th to 21st September 2024. सो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो समिट थी इसे ऑर्गेनाइज किया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग दिस इवेंट FSSAI जो है इन्होंने एक MOU साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक ऑफ ब्राज़ील के साथ कि इम्प्रूव कर सके फूड सेफ्टी थ्रू द जॉइंट प्रोजेक्ट्स एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन. नेक्स्ट इज FSSAI ने एक अग्रीमेंट साइन किया था भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के साथ एनहांस करने के लिए फूड सेफ्टी टेक्निकल कोलैबोरेशन एंड टू डेवलप ट्रेड बिटवीन दीज 2 कंट्रीज. नेक्स्ट पॉइंट है, the event witnessed introduction of a food import rejection alert that is FIRA portal जो डिज़ाइन किया गया है इन्फॉर्म करने के लिए पब्लिक को एंड जो फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ हैं उनको अबाउट द फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन एट द इंडियन बॉर्डर्स. एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव. तो सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव. फाइन. नाउ इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स. जो आपका इवेंट था इसका मेन एम था एस्टैब्लिश करना ग्लोबल प्लेटफॉर्म for the food regulators so that we can exchange their ideas on our strengthening food safety systems and in a regulatory frameworks throughout the food value chain. Next point आपका है, इस इवेंट में आपके जो पार्टिसिपेट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देन आपकी FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, देन कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC, यूरो फूड सेफ्टी अथॉरिटी एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन. इस टाइप की कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था. देन आपकी एक नई वेबसाइट भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी फूड इम्पोर्ट क्लियरेंस सिस्टम 2.0 नाम से. एंड एक मिलेट रेसिपी शो आपका जो है फ्लेवर ऑफ श्री अन्ना सेहत और स्वाद के संग, इसे लॉन्च किया गया था एज अ 13th एपिसोड सीरीज ऑन अ दूरदर्शन. एंड द लास्ट पॉइंट सेज जो 6th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है वो यहाँ पे रिलीज किया गया था, जिसका मेन एम क्या था, जिसे बेसिकली जिसके अंदर इवेल्युएट किया गया था आपका फूड सेफ्टी परफॉर्मेंस इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का, जिसमें टॉप किया है केरला ने, देन आपका तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात एंड नागालैंड, ये आपके टॉप स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज थे इस इंडेक्स के. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज एस्टैब्लिश्ड अ डेडिकेटेड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आउटरीच सेल टू सपोर्ट सीमलेस मार्केट एक्सेस इन इंडिया. तो यहाँ पे बात हो रही है FPI की. FPI क्या है, जैसे FDI आपने सुना होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पे बाहर के जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया में आती हैं, इंडिया की कंपनीज को एक्वायर करती हैं या उसमें कुछ शेयर ले लेती हैं और यहाँ पे पैसा लगाती हैं बेसिकली. ठीक है, ये होता है FDI. वहीं पे यहाँ पे दूसरा टर्म है FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जहाँ पे पैसा जो है स्टॉक मार्केट पे लगाया जाता है. इंडिया के स्टॉक मार्केट में यहाँ पे पैसा लगाया जाएगा. जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको प्रॉफिट होगा, वो अपना पैसा ले जाएगी, अपनी प्रॉफिट ले जाएगी. ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचता. जैसे FDI होता है तो उसमें हमें प्रॉफिट होता है एक तरह से, क्योंकि इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आउटरीच सेल यहाँ पे जो है एस्टैब्लिश किया गया है. किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, सेबी ने किया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा इसे एस्टैब्लिश किया गया है, ताकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो. ठीक है, और डायरेक्ट इंगेजमेंट इनका यहाँ पे हो, इस वजह से इंडियन मार्केट में हो, इस वजह से इसे एस्टैब्लिश किया गया है. अब जो ये सेल है ये लॉन्च किए गए हैं एज अ पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर डिपार्टमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, द टोटल employment in a manufacturing industries rose by -% in financial year 2023. तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है, तो 7.5% बढ़ा है, जो आपका 1.85 करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो पहले 1.72 करोड़ हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 2022 में. ठीक है, 23 में 1.85 है, 22 में 1.72 था.
देन एवरेज सैलरी पर पर्सन जो है ये भी आपकी इंक्रीज हुई है 6.3% से। देन ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है करंट प्राइसेस की ये भी 7.3% आपकी हो गई है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022। अब यहाँ पे टॉप 5 स्टेट्स जिसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो टॉप 5 स्टेट्स इस कैटेगरी में आपके कौन कौन से हैं, तो जैसे पहला आपका हो गया महाराष्ट्र, फॉलोड बाय गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश, एंड दे ऑल आर अकाउंटिंग फॉर 54% ऑफ योर टोटल मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ये सारे जो स्टेट्स हैं आपके 5 स्टेट्स ये एम्प्लॉय करते हैं, इन्होंने एम्प्लॉयड किया है 55% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स को फाइनेंशियल ईयर 2023 में। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो पहला नंबर आपका आता है तमिलनाडु का, देन महाराष्ट्र, थर्ड पे गुजरात है, फिर फोर्थ पे यूपी है और फिफ्थ पे कर्नाटका है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इनपुट है ये भी आपका बड़ा है 24.4% से, वेयरएस जिसका आउटपुट है वो आपका कितने परसेंट से बड़ा है, 21.5% से बड़ा है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली इन सितंबर जॉइंड यूटिलिटीज फॉर नेट जीरो अलायंस UNEZA, जिसे COP28 में लॉन्च किया गया था, टू एड टू हेल्प इंडियाज नेट जीरो गोल। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एंड अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड ने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो है, मतलब पहले ये कंपनी बनी है इंडिया से जो अपने इन डिफरेंट सेक्टर्स में जो है इन्होंने ज्वाइन किया है आपका यूटिलिटीज फॉर नेट जीरो अलायंस को। ठीक है, ये दोनों कंपनीज का टारगेट है कि 2050 तक ये अचीव करें नेट जीरो एमिशन। ठीक है, इसके अलावा अगर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो इसका एम है कि 10% ऑफ इंडियन नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो है हमें करनी है बाय 2030 विद अ टारगेट ऑफ डिलीवरिंग 50 गीगावाट ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। वेयरएस अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड जो है इसका फोकस है आपका एनहांस करने में ग्रिड रिलायबिलिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन एंड रिड्यूस करना डायरेक्ट इमिशन बाय 72.7% बाय द ईयर 2030। क्लियर है। नाउ अब ये जो यूटिलिटीज फॉर नेट जीरो अलायंस है, ये अलायंस जैसे कि मैंने बोला आपको कि ये लॉन्च किया गया था COP28 में विद अ UAE डिक्लेरेशन ऑफ एक्शन विद एन एम टू ड्राइव ग्लोबल कॉर्पोरेशन in advancing renewable energy and grid development and for clean energy solution। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी 25 यूटिलिटीज एंड अदर एनर्जी कंपनीज इसमें शामिल हुई थी अलॉन्ग विद एरिना एंड यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियनशिप, और इन सब ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया था। क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 लिस्ट which among the following personality top this list। तो रिसेंटली हुरन इंडिया अंडर 35 की जो लिस्ट है वो रिलीज की गई थी जिसमें टॉप किया था अंकुश सचदेवा ने, जो आपके शेयर चैट के एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है टॉप 5 अगर एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो अंकुश सचदेवा के बाद नीतीश शारदा, अक्षित जैन, चैतन्य राठी एंड जय विजय श्रेक, ये आपके टॉप 5 एंटरप्रेन्योर्स थे। अब बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। हुरन रिपोर्ट जो है इसके करंट CEO है रूपर्ट होंगेवर, MD एंड चीफ रिसर्चर इसके हैं अनास रहमान जुनेद, और हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। अब कुछ की पॉइंट्स देखते हैं इस लिस्ट से रिलेटेड। जैसे इस लिस्ट में आपके जो मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर थे, लगभग 82% जो आपके एंटरप्रेन्योर थे, इनकी जो वैल्यूएशन है वो आपकी $50 मिलियन की थी। बेसिकली दे बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन लीडर। ठीक है, रेस्ट आपके नेक्स्ट जनरेशन लीडर थे जिनकी वर्थ आपकी थी बिजनेस की $100 मिलियन की। फाइन। नाउ टोटल एंटरप्रेन्योर्स जो इस लिस्ट में शामिल हुए थे, इसकी लिस्ट आपकी है टोटल 150 एंटरप्रेन्योर्स थे। अगर यहाँ पे बात करें इंडिया में जो कौन सी सिटी है जिससे मैक्सिमम आपके एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आते हैं, तो इट इज़ बेंगलुरु। 29 आपके यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेस लीडर आपके इधर से आते हैं, फॉलोड बाय मुंबई जहाँ से आपके 26 लीडर्स थे। फाइन।
नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, एज पर दिस लिस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये आपके IIT से हमें देखने को मिले हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। सबसे ज़्यादा आपका जो IIT मद्रास है यहाँ से 13 आपके एंट्रेंट्स हमें देखने को मिले हैं इस लिस्ट में। देन IIT बॉम्बे सेकेंड नंबर पे था, इसके बाद IIT दिल्ली एंड IIT खड़गपुर, जिसमें से आपके 10-10 एंट्रेंट्स इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। फाइन। नेक्स्ट है अदर इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज, जैसे आकाश अंबानी हो गए, इनका रैंक था 32nd। देन अलक पांडे, इनका रैंक आपका था 23rd। रोमन सैनी 38th रैंक, फाउंडर हैं जो आपके एडटेक कंपनी अनअकैडमी के। देन विदित आत्रे, जिनकी रैंक थी 78, जो आपके CEO है ई-कॉमर्स कंपनी मीशो के। फाइन। इसके साथ नोट करना है यहाँ पे 7 विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है इस लिस्ट में शामिल हुई हैं, जिनका नाम है परिता पारेख फ्रॉम दी टोटल, ईशा अंबानी फ्रॉम रिलायंस रिटेल, अनेरी पटेल फ्रॉम गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन, देन नेक्स्ट है अनीशा तिवारी फ्रॉम USV, अंजलि मर्चेंट फ्रॉम एनकोर हेल्थ केयर, सलोनी आनंद फ्रॉम त्राया हेल्थ एंड गजल अलग फ्रॉम मामाअर्थ। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु इज ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी, जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। तो 2024 का जो आपका दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को, जिनको हम मिथुन दा के नाम से भी जानते हैं। इनसे पहले 2023 में वहीदा रहमान जी को ये अवार्ड दिया गया था, 2022 में आशा परेख जी को, रजनीकांत जी को 2021 में और अमिताभ जी को 2019 में ये अवार्ड दिया गया था। फाइन। इस बार मिथुन चक्रवर्ती जी को ये अवार्ड दिया गया है, जो 54th रेसिपिएंट है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के। फाइन। अब इनके नाम पे एक आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये आपका नोट किया गया है कि इन्होंने एक साल में ही, सिंगल ईयर में ही 19 फिल्म्स जो हैं वो रिलीज की थी 1989 में। फाइन। इसके अलावा नोट करना है 2024 में मिथुन चक्रवर्ती जी को पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड की, जिसे 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, टू कॉमरेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दूधीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से भी हम जानते हैं, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। इन्होंने इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र, उसको डायरेक्ट किया था 1913 में। फाइन। अब ये अवार्ड जो है ये बेसिकली आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो होता है पर्सन का, इंडिविजुअल का इन अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा, उस पर बेस्ड ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। फाइन। नाउ जो ये अवार्ड है ये एनुअली प्रेजेंट किया जाता है नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। यहीं पे अगर क्वेश्चन आपका बने कि सबसे पहला जो अवार्ड था आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये किसे दिया गया था, तो इनका नाम है देविका रानी, इनको ये अवार्ड दिया गया था। फाइन। अब यहाँ पे दादा साहब फाल्के अवार्ड में जो प्राइज मनी रहती है वो पूछी जा सकती है, ये आपकी 10 लाख रहती है, और यहाँ पे स्वर्ण कमल भी दिया जाता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन सितंबर TIGA इन्वेस्टमेंट्स, जो आपके सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, इन्हें अप्रूवल मिला है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से कि दे कैन एक्वायर अ स्टेक इन ड्रीम स्पोर्ट्स इनकॉर्पोरेटेड, जो पेरेंट कंपनी आपकी कौन सी कंपनी की, ड्रीम 11 की। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ नोट करना है कि चाइना की जो टेंसेंट होल्डिंग है, इन्होंने अपने जो शेयर थे वो डाइवर्स किए थे, जिसके बाद ये शेयर TIGA इन्वेस्टमेंट जो है वो इसे ले रही है, और जिसका आपका अमाउंट कितना है, ये है आपके वर्थ ओवर $150 मिलियन के स्टेक्स। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ भारत सीरम्स एंड वैक्सीन लिमिटेड फॉर ₹13,630 करोड़ बाय विच कंपनी। तो इस कंपनी का नाम है मैनकाइंड फार्मा, जो आपके स्टेक्स एक्वायर करेगी भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड के। फाइन। ये यहाँ पे 100% स्टेक्स जो हैं वो एक्वायर करेंगे आपके योर भारत सीरम्स एंड वैक्सीन लिमिटेड के। ठीक है, मैनकाइंड फार्मा की बात करें तो इसके चेयरमैन करेंटली है रमेश जुनेजा, और इसके MD आपके हैं राजीव जुनेजा। फाइन। Now next is the astronomers from which organization, which institution have mapped variation in a rotation speed of a sun's
chromosphere from the equator right up to its polar regions for the first time using 100 years of a daily records of a sun from Kodaikanal solar observatory, जो आपकी तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसके एस्ट्रोनॉमर्स ने ये आपका मैप किया है? इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। अब इस स्टडी के अनुसार जो आपकी फर्स्ट टाइम स्टडी की गई है क्रोमोस्फेरिक नेटवर्क सेल्स की, यहाँ पे सन की रोटेशन को मैप किया गया है अक्रॉस द लैटिट्यूड्स, जिसके जो बेसिकली रिवील करता है, ये जो एनालिसिस हमें देता है कि जो इक्वेटर पे सन के रोटेशन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोल्स की। अगर हम बात करें, पोल्स पे स्लो है और इक्वेटर पे यहाँ पे सन की रोटेशन की स्पीड जो है ज़्यादा है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द 8th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर वीक इन न्यू दिल्ली, दिल्ली? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इंडिया वाटर वीक को आपका ऑर्गेनाइज किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसकी थीम थी पार्टनरशिप्स एंड कॉर्पोरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। इस आपके जो इवेंट था, इस इवेंट का नॉलेज पार्टनर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? तो इट इज इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, वर्ल्ड बैंक, India Water Foundation and Council on Energy, Environment and Water CEEW and the Indian Chamber of Commerce। तो ये सारे इसके नॉलेज पार्टनर थे। Whereas इस इवेंट में विमेन वाटर वॉरियर उजीराव बाई फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड लेखिमिन नोंगक्लो फ्रॉम मेघालय वॉज ऑनर्ड विद दी ग्रास रूट एफर्ट्स इन अ वाटर कंजर्वेशन। तो इनके एफर्ट्स के लिए रिगार्डिंग योर वाटर कंजर्वेशन इन दोनों शख्स को अवार्ड यहाँ पे दिया गया था, सम्मानित इनको किया गया था। ठीक है, इस इवेंट में ब्लू वर्स कंपनी जो है, इन्होंने शोकेस किया था वाटर एफिशिएंट व्हीकल वॉशिंग टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग दिस इवेंट, इंडिया वाटर वीक इवेंट जो था। ठीक है, ये आपका एक ऑटोमेटेड और इको फ्रेंडली व्हीकल वॉशिंग सोल्यूशन इन्होंने लाया था 4 व्हीलर्स के लिए, 2 व्हीलर्स के लिए और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। अब इसमें बेसिकली एक आपका, अगर हम 2 व्हीलर्स की अगर यहाँ पे बात करें, तो जैसे एक बाइक को धोने में अगर 4 लीटर का पानी लगता है, इन दैट केस ये उस पानी को रिसाइकिल करेंगे और रीयूज़ करेंगे, और ये इस प्रोसेस में 98% ऑफ वाटर जो है, जो हमने वॉशिंग में यूज़ किया, ये आपका रिसाइकिल करके रीयूज़ किया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी इन्होंने यहाँ पे बताई थी। ठीक है, शोकेस की थी। देन नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की। तो इस इवेंट के दौरान भूनीर पोर्टल ऑफ अ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इट वाज आल्सो रिलीज्ड हियर, इलेक्ट्रॉनिकली इसको रिलीज किया गया था इस इवेंट में। देन एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन पेपर जिसका नाम है क्लाइमेट रेसिलेंस इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया, अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, ये भी ऑफिशियली यहाँ पे रिलीज किया गया था, जिसको लिखा किसने है? नेहा लखवान, गिरिजा भात भरत एंड एस.के. सारकर ने। देन नेक्स्ट आता है यूनियन मिनिस्टर C.R. पाटिल जो है, इन्होंने आई पंप नेट जो है आपका रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन, इसे भी यहाँ पे रिलीज किया था, और इसे बनाया किसने है? पंप अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, जिससे इकोनॉमिक टाइम्स इंफ्रा फोकस अवार्ड 2024 का दिया गया था आपके बेस्ट ब्रांड इन वाटर टेक्नोलॉजी एंड इट्स रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन आई पंप नेट के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने पार्टनरशिप की है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए एट दिस 6th यूरोपियन यूनियन इंडिया वाटर फोरम, जो आपका इसी आपका जो इंडिया वाटर वीक है उसके दौरान हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया वाटर वीक के पार्टनर मिनिस्ट्री कौन सी थी? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एंड डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो इट इज डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ठीक है, नेक्स्ट, इस इवेंट के दौरान कुछ और इवेंट भी आपके हुए थे, जैसे इंटरनेशनल वॉच कॉन्फ्रेंस 2024, ये कंक्लूड हुआ था यहाँ पे। ऑर्गेनाइज किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड ये इसकी थीम आपकी थी सस्टेनिंग रूरल वाटर सप्लाई। ठीक है, ये आपकी थीम थी सस्टेनिंग रूरल वाटर सप्लाई। फाइन। इसका मेन एम क्या था? जो आपका बेसिकली प्रमोट करता है ग्लोबल कॉर्पोरेशन और ग्लोबल cooperation and collaboration to address water and sanitation challenges, जो बेसिकली आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 6, उस पर फोकस करता है इन अचीविंग क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैलिडिक्टरी सेशन यहाँ पे हुआ था इंडिया वाटर वीक का। इस इवेंट में
4 कैटेगरी में जो है अवार्ड्स दिए गए थे एग्जीबिटर्स को। पहला कैटेगरी आपका है बेस्ट सेंट्रल मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अवार्ड दिया गया है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे को। देन बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट में केरला को दिया गया है। बेस्ट इंडस्ट्री में आयन एक्सचेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड बेस्ट स्टार्टअप में ब्लू वर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसे ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान इन ओली उत्तराखंड। तो रिसेंटली आपका 8th एडिशन हुआ था काजिंद का। कहाँ पे हुआ था? ओली उत्तराखंड में। कब स्टार्ट हुआ था? 30th ऑफ सितंबर को ये स्टार्ट हुआ था। कब तक चला था? 13th अक्टूबर तक ये चला था। फाइन, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सा एडिशन था? 8th एडिशन था। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी का कुमाऊं रेजिमेंट यहाँ पे शामिल था और कजाकिस्तान की तरफ से लैंड फोर्सेस एंड एयरबॉर्न असॉल्ट ट्रूपर्स यहाँ पे शामिल थे इस एक्सरसाइज में। अगर बात करें प्रीवियस एडिशन की तो 7th एडिशन आपका हुआ था उतार कजाकिस्तान में 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक हुआ था ये। फाइन, अब कजाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो इसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं। इसके प्रेसिडेंट करंटली है आपके कासिम जोमार्ट टकायेव। इसके प्राइम मिनिस्टर आपके हैं ओल्जस बेकेनतोव एंड कैपिटल इसका है अस्ताना। करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी टेंगे। नेक्स्ट इज द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के आपके मिनिस्टर हैं। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था एक मिशन, क्रूज भारत मिशन, जिसका नाम है फ्रॉम डैश सिटी टू एनहांस इंडियाज क्रूज टूरिज्म सेक्टर। तो रिसेंटली इन्होंने मुंबई महाराष्ट्र से जो है क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया था, जिसका मेन एम क्या है कि आने वाले 5 सालों में 2029 तक हमारा टारगेट है कि हम डबल करें क्रूज पैसेंजर्स को, और साथ में ही अभी जो आपके पैसेंजर्स है इसकी संख्या क्या है? 4.6 लाख पैसेंजर्स हैं, इसको भी हमें 50 लाख में कन्वर्ट करना है बाय द ईयर 2047। तो ये दोनों टारगेट लेके हम चले हैं। फाइन, अब जो इनिशिएटिव है ये 3 की सेगमेंट्स पे आपका फोकस करेगा। कौन कौन से सेगमेंट्स हैं? इट इज ओशियन एंड हार्बर क्रूज, नेक्स्ट आता है रिवर एंड इनलैंड क्रूजेस एंड द लास्ट इज आइलैंड एंड आइलैंड क्रूजेस। तो ये 3 आपके की सेगमेंट्स हैं जिसपे इस इनिशिएटिव का फोकस रहेगा, जिसका टारगेट क्या है कि हमें जो पैसेंजर ट्रैफिक है, पैसेंजर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें बढ़ाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द जल ही अमृत स्कीम अंडर अमृत 2.0 which is अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रमोट इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने जल ही अमृत स्कीम को लॉन्च किया है? ज्यादातर बच्चे इसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टिक करेंगे, बट आंसर हियर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था अमृत 2.0 के तहत। ठीक है, नाउ अब स्कीम की बात करें तो मेन एम क्या है? सपोर्ट करना, प्रमोट करना इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट को। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्लीन वाटर क्रेडिट सिस्टम आपको याद रखना है, जिसका एम है कि ये मोटिवेट करेगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली मैनेज किया जाए एंड उसका जो वाटर है वो रिसाइकल इंश्योर करें कि वो रिसाइकलेबल हो और हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर हो, जिसके लिए जो आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको रेटिंग्स भी यहाँ पे जो है दी जाएंगी, जो आपके 6 मंथ तक वैलिड होंगी, जिन्हें आप क्लीन वाटर क्रेडिट्स भी कह सकते हैं। और इससे पता चलेगा कि आपका जो बेसिकली काम है वो कितना अच्छा है। ठीक है, इस रेटिंग से पता चलेगा और इस रेटिंग पे बेस्ड आपके इंसेंटिव्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ने 3 मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए थे 31,000 करोड़ के, जिसमें पहला आपका मेट्रो प्रोजेक्ट है बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 का, नेक्स्ट है थाने इंटरनल रिंग रोड मेट्रो प्रोजेक्ट्स एंड द लास्ट इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है which organization recently signed a MOU with the Department of Social Justice and Empowerment to enhance public awareness about various acts, rules and schemes। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलके यहाँ पे MOU साइन किया है? जिसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने MOU साइन किया है। तो इट इज योर NALSA, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ MOU साइन हुआ है। अब इसके तहत, इस कोलैबोरेशन के तहत, इस MOU के तहत जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होंगी SLSAs जो हैं
एंड जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं ये अवेयरनेस कैंपेन्स आपके कंडक्ट करेंगे देश भर में, और इस कैंपेन्स का मेन फोकस आपका रहेगा 5 की एक्ट्स पे। ठीक है, कौन कौन से की एक्ट है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, दूसरा है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, थर्ड है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ अ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, नेक्स्ट आ जाता है द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, and the last is prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation act 2013. फाइन। इसके अलावा इस इवेंट में यूनियन मिनिस्टर जो आपके वीरेंद्र कुमार जी, इन्होंने सारथी 1.0 इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जो आपका जॉइंट इनिशिएटिव है योर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड NALSA का नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का ये आपका इनिशिएटिव था, जिसका मेन एम क्या है? एम्पावर करना डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, जिसमें आपका शेड्यूल कास्ट आ गया, देन OBC, सीनियर सिटीजन, ये सब आ गए, इनको एम्पावर करने का काम ये करेगा आपका इनिशिएटिव। फाइन। एंड ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया है इन लाइन विद द यूनाइटेड नेशंस 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें आपका मेनली फोकस किया जाएगा पोवर्टी हटाने में। ठीक है, एराडिकेटिंग पोवर्टी, रिड्यूस करना इनइक्वालिटी एंड प्रमोट करना सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज दैट इंश्योर ग्रेटर इक्वालिटी फॉर ऑल। फाइन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए अगर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, तो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन करंटली हैं जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसे 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी पार्टनर्ड विद जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड, जो आपकी यूएसए बेस्ड कंपनी है, डेवलप करने के लिए और सप्लाई करने के लिए क्रिटिकल सब सिस्टम्स फॉर एडवांस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, दैट इज UAS। तो इंडिया की कौन सी कंपनी है? इट इज HFCL लिमिटेड। इट इज योर HFCL लिमिटेड, जो आपकी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है इंडिया की, जिसका काम क्या है? ये डिज़ाइन और डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर करती है टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स आपकी हो गई। ठीक है, नाउ HFCL जो है ये या इस कोलैबोरेशन के तहत रेडार सबसिस्टम जो है वो डेवलप करेगी आपकी US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड जो रेडार हैं ये आपके कॉम्पैक्ट होंगे, मतलब छोटे होंगे साइज में, लाइट वेटेड होंगे, और ये जो मिलिट्री स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफिल करेंगे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिलीज द रिपोर्ट, जिसका नाम है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-2026 रीजनल कंपेनियन रिपोर्ट फॉर एशिया एंड पैसिफिक हाईलाइट्स सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन एक्सटेंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इन एशिया पैसिफिक। तो ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26 की किसने रिलीज की है? इट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। ILO द्वारा इसको लाया गया है, जिस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है इंडिया में जो चाइल्ड फूड प्रोग्राम है ये कवर करता है 51.9% चिल्ड्रंस, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। बेसिकली अगर हम बात करें सदर्न एशिया की, तो ये सबसे ज़्यादा, या आप बोल सकते हो हायर इफेक्टिव कवरेज है सदर्न एशिया का। इसके अलावा एक और चीज़ जो मेंशन की गई थी, दैट इज जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीगली कवर कर रहा है 11.5% ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन को। फाइन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो करेंटली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल आपके हैं गिलबर्ट F. होंगबो, हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज एज पर द इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, दैट इज IMD's वर्ल्ड Talent Ranking 2024, India secured dash rank in the list with a score of 40.7. तो रिसेंटली इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है, जो आपका बेस्ड है स्विट्जरलैंड में, इन्होंने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग लॉन्च की थी, जिसमें इंडिया का रैंक आपका था 58th रैंक। अर्लियर इट वाज 56th रैंक। इससे पहला वाला जो एडिशन था, अभी ये आपका जो है 58th रैंक इंडिया की है। एंड अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करना है, दैट इज अगर बात करें हम सिर्फ एशिया पैसिफिक कंट्रीज की, तो इसमें इंडिया की जो है 12th पोजीशन है। फाइन। कौन सा एडिशन ये था? इट वॉज द 11th एडिशन। टोटल कंट्रीज जो इस लिस्ट में शामिल की गई हैं 67 है। पब्लिश किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। फाइन। अगर बात करें टॉप 5 कंट्रीज की, तो इसमें आपका शामिल है स्विट्जरलैंड, जो आपका 11वीं बार 11th एडिशन है, और 11th बार ही ये आपका टॉप में रहा है, फॉलोड बाय सिंगापुर,
लग्जमबर्ग, स्वीडन एंड डेनमार्क। वहीं पे अगर यूएसए की बात करें तो अर्लियर यूएसए की जो पोजीशन थी वो 6 नंबर पे था यूएसए, अब ये 2024 की जो यहाँ पे बेसिकली रैंकिंग आई है उसमें 21st पोजीशन पे चला गया है यूएसए विद स्कोर ऑफ 66.84 फाइन। और यहाँ पे इस लिस्ट में जो 67 कंट्रीज की लिस्ट थी इसमें 3 नई कंट्रीज ऐड हुई हैं, गाना जिसका रैंक था 64th, नाइजीरिया 60th रैंक एंड पोर्टो रिको 45th रैंक फाइन। आईएमडी की बात करें तो करंट प्रेसिडेंट है डेविड बच, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका लुसेन स्विट्जरलैंड में फाइन। नेक्स्ट इज सेबी हैज मेड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मैंडेटरी फॉर इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर अप्लाइंग फॉर अमाउंट्स अप टू डैश इन अ डेब्ट सिक्योरिटी पब्लिक इश्यूज फ्रॉम 1 नवंबर 2024। तो सेबी ने रिसेंटली यूपीआई जो है मैंडेटरी किया है फॉर द इंडिविजुअल इन्वेस्टर अप्लाइंग फॉर अमाउंट रुपीज योर 5 लाख। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, और ये आपका एप्लीकेबल होगा 1 नवंबर 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रीसेंट नोटिफिकेशन ऑफ अ NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द ऑटो replenishment of which of the following will no longer require the standard 24-hour pre-debit notification। तो ये आपका जो है यहाँ पे ये जो फैसिलिटी है ये आपकी जो है अवेलेबल है फॉर द नेशनल इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन NETC, फास्टैग और रुपे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के लिए। दैट इज बी और सी आपका आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट फाइन। जो ये चेंजेस हैं ये किए गए हैं विद द RBI's डायरेक्टिव्स स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज जो आपकी 7 जुलाई 2024 को रिलीज की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकंस्टिट्यूट की है, रिवैम्प्ड की है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बाई मंथली आपकी आती है राइट। तो इसमें 3 मेंबर जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं आपके नए एक्सटर्नल मेंबर्स। तो पहले आपको मेंबर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं जिन्हें यहाँ पे एक्सटर्नल मेंबर कहा जा रहा है, न्यू एक्सटर्नल मेंबर्स। बाकी 3 जो हैं ये आपके RBI से होते हैं, ठीक है। एक आपके हो गए गवर्नर RBI के शक्तिकांत दास जी, दूसरे आपके हो गए डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है, तीसरे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये 6 आपके मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक RBI गवर्नर है, बाकी 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आपके होते हैं बंदे, वेरेस आपके जो बाकी 2 मेंबर्स हैं ये भी आपके RBI से हैं। ये क्लियर हुआ। तो रिसेंटली अभी 3 न्यू एक्सटर्नल मेंबर्स को लाया गया है क्योंकि प्रीवियस वाले जो मेंबर्स थे उनका 4 साल का जो टेन्योर था वो कंप्लीट हो गया था। ये ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आपके पर्सन यहाँ पे होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं, उनका टेन्योर आपका 4 ईयर तक रहता है और वो दोबारा से आप अपॉइंट नहीं किए जाते हैं इस पॉलिसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी 3 मेंबर्स कौन से आए हैं, राम सिंह, सुगाता भट्टाचार्य एंड नागेश कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, इट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो किसके रिकमेंडेशन पे, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे फॉर्म की गई थी। तो 2016 में बनाई गई थी उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे। आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। अब इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, जो नए मेंबर्स आए हैं, आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत आर वर्मा को रिप्लेस किया है। क्लियर है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में आई थी और इसका प्राइमरी गोल क्या था कि जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको ये क्या करेगी, ये उनको मेंटेन करती है, आपकी जो इन्फ्लेशन प्राइसेस हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करने का काम यहाँ पे करती है ये पॉलिसी, ठीक है। इसके अलावा बाकी मेंबर्स सारे देख लेते हैं, इनके क्या क्या नाम है। शक्तिकांत दास जी हमारे जो गवर्नर हैं, दूसरे हैं डेप्यूटी गवर्नर मिशेल पात्रा, देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजीव रंजन, राम सिंह एक्सटर्नल मेंबर्स हैं, देन सुगाता भट्टाचार्य, नागेश कुमार, ये करंटली आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपके इंटरनेशनल नेशनल डेज की बात करेंगे तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे आपका कब मनाया जाता है, 26 सितंबर को। 2024 में इसका एडिशन आपका था 13th वाला। थीम क्या थी, एनवायरमेंटल हेल्थ क्रिएटिंग रेसिलेंट कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्शन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एनुअली ऑब्जर्व करती है इसे, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, जिसके करंट प्रेसिडेंट हैं ब्रूनो
ब्रूनो वेक्टोकोविक, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका लंदन यूके में, और इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में। नेक्स्ट आपका डे है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। इसे हमने ऑब्जर्व किया था 29 सितंबर को। 5th एडिशन 2024 में ऑब्जर्व किया गया है आपका। थीम क्या है इसकी? क्लाइमेट फाइनेंस फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑब्जर्व करती है? एक तो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इन दोनों द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यहाँ पे आपको नोट करना है, इसका फोकस रहता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12.3, जिसका एम क्या है कि हमें 2030 तक ग्लोबल फूड वेस्ट जो है पर पर्सन हमें हाफ कर देना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट डे आपका है हैफा डे, जो 23 सितंबर को मनाया जाता है। और कौन इसे ऑब्जर्व करता है? इंडियन आर्मी ऑब्जर्व करती है। किसके ऑनर में? जो बैटल ऑफ हैफा हुई थी आपकी 1918 में। इसमें जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे, जिनका आपका जो शहीद हो गए थे बेसिकली, उनकी याद में इस डे को हम मनाते हैं। ठीक है, ये आपकी मोस्ट फेमस बैटल में से एक है, जिसे हम बोलते हैं इंडियन आर्मी की बहुत फेमस बैटल है, उसमें से ये एक आप मान सकते हो इसे। अब इसकी शुरुआत जो है आपकी जो ये बैटल हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? 1918 में हुई थी। और ब्रिटिश आर्मी, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उस टाइम पे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो पर्सन थे वो भेजे गए थे आपके, और इन्होंने डिफीट किया था ओटोमन एम्पायर को। ठीक है, और इसकी जो आपकी जर्मन एलीज थी उसको यहाँ पे इन्होंने डिफीट किया था, और काफ़ी सोल्जर्स इंडिया के यहाँ पे शहीद हुए थे, जिनकी याद में हम इस डे को मनाते हैं हैफा डे के नाम से। क्लियर है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या हमें मेल कर सकते हो। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।